गुड मॉर्निंग 12th क्लास। मानव के अध्यावरणीय तंत्र में हमने अधिचर्म के बारे में पढ़ा है, तो आज हम डर्मिस यानी कि चर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। अधिचर्म वाले टॉपिक में हमने देखा था कि उसमें 5 लेयर होती हैं, लेकिन ये जो चर्म का स्तर है त्वचा में, ये अधिचर्म के बिल्कुल नीचे स्थित होता है, उसकी 5 स्तरों के नीचे स्थित होता है। लेकिन ये भाग अधिचर्म भाग से 2 से 3 गुना ज़्यादा मोटा होता है, लोचदार होता है और मजबूत होता है। और इस स्तर का ज़्यादातर भाग जो है वो तंतु में संयोजी ऊतकों से मिलकर बना होता है। और चर्म यानी कि डर्मिस लेयर जो होती है वो भ्रूणीय मेसोडर्म से बनती है। अधिचर्म का जो भाग है वो भ्रूणीय एक्टोडर्म यानी कि भ्रूणीय बाह्य त्वचा से, और ये भ्रूणीय मध्य त्वचा से यानी कि भ्रूणीय मेसोडर्म से बनता है। ये भाग लोचदार होता है और तंतु में होता है, तंतु में संयोजी ऊतकों से बना होता है। इसमें श्वेत रंग के कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। इसमें रुधिर वाहिकाएँ पाई जाती हैं, तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं, पेशीय तंतु पाए जाते हैं, त्वक संवेदांग और त्वक ग्रंथियाँ जितनी भी होती हैं, संवेदी ग्रंथियाँ और रोम पुटक आदि सभी संरचनाएँ इस डर्मिस लेयर में पाई जाती हैं। चर्म को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। चर्म का जो भाग है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला पैपिलरी स्तर यानी कि पैपिलरी लेयर, यह भाग काफ़ी पतला होता है। इसमें पतले कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, लचीले तंतु पाए जाते हैं, रुधिर वाहिनियों की अधिकता रहती है। इस भाग में रक्त का संचार लगातार बना रहता है। इसमें छोटे छोटे रसांकुर समान प्रवर्ध पाए जाते हैं और जिन पर कि अधिचर्म टिकी रहती है। चर्म की जो ऊपर का भाग है, ऊपर की लेयर है, उसको हम पैपिलरी स्तर कहते हैं। इसमें छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं यानी कि उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं ऊपर की ओर उठे हुए, और जिन पर अधिचर्म का अंदर का भाग यानी कि अंकुरण स्तर टिका रहता है। उसके बाद चर्म का दूसरा भाग है जो कि जालिका स्तर कहलाता है। यह भाग पैपिलरी स्तर से मोटा होता है। ये रेटिकुलर स्तर होता है और इसमें मोटे तंतु पाए जाते हैं और दूर दूर तक फैले रहते हैं। इस भाग में त्वचा की जो ग्रंथियां होती हैं वो पाई जाती हैं, रोम पुटिकाएँ पाई जाती हैं। रोम पुटिकाओं के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो रोम जो होते हैं, हमारे त्वचा के ऊपर जो बाल पाए जाते हैं, जो रोम पाए जाते हैं, उनको कहते हैं। और रोम का ही एक भाग है, रोम विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है। रोम की एक पुटिका होती है जिसमें रोम स्थित रहता है। तो त्वचा की अधिचर्म भाग पर तो बाल निकले रहते हैं, लेकिन त्वचा के चर्म भाग के अंदर रोम की पुटिकाएँ व जड़ें होती हैं। यह भाग जो है वो संवेदांगी होता है और वसीय स्तर युक्त होता है। और ये वसा की जो लेयर होती है वो त्वचा के चर्म भाग यानी कि डर्मिस लेयर में पाई जाती है, और इसी कारण यह हमारे त्वचा को सुडौल बनाने का कार्य करता है। जहाँ वसा पाई जाती है वो हमारे त्वचा को सुडौलता प्रदान करती है, इसीलिए मेसोडर्म और डर्मिस वाला भाग जो है वो हमारी त्वचा को सुडौल बनाने का कार्य करता है। तो चर्म या डर्मिस के 2 भाग होते हैं। पहला पैपिलरी स्तर, ये पतला स्तर होता है, इसमें रुधिर वाहिकाएँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं और ये अधिचर्म के बिल्कुल नीचे का भाग होता है। दूसरा है जालिका स्तर, जिसको हम रेटिकुलर लेयर कहते हैं, और ये काफ़ी मोटा होता है। इसमें मोटे मोटे तंतु होते हैं जो दूर दूर तक फैले रहते हैं। उसके अंदर रोम पुटिकाएँ, त्वचीय संवेदांग, वसा का स्तर पाया जाता है जो कि हमारी त्वचा को सुडौल बनाने का कार्य करता है। तो ये है हमारी त्वचा की दूसरी लेयर, डर्मिस लेयर या चर्म। पहला भाग था अधिचर्म और दूसरा भाग होता है चर्म।
अधिचर्म भाग में 5 लेयर थी और इस चर्म भाग के अंदर 2 लेयर होती हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारी त्वचा के व्युत्पन्न, यानी कि हमारी त्वचा से उत्पन्न होने वाले कुछ भाग या अंग। हमारी त्वचा से काफ़ी सारी विशेष रचनाएं बनती हैं जिनको हम त्वचा के व्युत्पन्न या डेरिवेटिव ऑफ स्किन कहते हैं। इनमें सबसे पहला हम देखते हैं रोम। हमारी त्वचा के ऊपर पाए जाने वाले जो बाल हैं उनको हम रोम कहते हैं। रोम की संरचना यदि हम देखें तो सबसे पहले रोम के लिए होती है हेयर फॉलिकल या रोम पुटक। रोम का आधार्य भाग होता है जो कि चर्म में धंसा रहता है और थैली के समान आकार की रचना बनाता है, इसे हम रोम पुटक कहते हैं। पुटक की जो भित्ति है, रोम पुटक जो है, देखिए मान लीजिए ये हमारी त्वचा का बाल है, ये हमारी अधिचर्म लेयर पे होता है और ये भाग जो है वो हमारी चर्म लेयर में होता है। तो इस भाग में ये जो थैलीनुमा संरचना है इसको हम कहते हैं रोम का पुटक या पुटिका, हेयर फॉलिकल। इसकी भित्ति जो होती है, ये जो इसकी भित्ति है, इसकी जो दीवारें हैं, ये 2 भागों से मिलकर बनी होती है। चर्म का तंतुमय भाग, यानी कि चर्म का तंतुमय बाहरी भाग, ये चर्म का बाह्य भाग है। इससे ऊपर अधिचर्म पाई जाती है। तो यहाँ से चर्म की दोनों स्तर प्रारंभ होते हैं, तो ये चर्म का बाह्य भाग होता है और ये भाग जो होता है ये हमारी अधिचर्म में होता है और ये हमारी अधिचर्म का भीतरी कोशिकीय भाग होता है। यहाँ से ऊपर अधिचर्म रहती है, ये बिल्कुल अंदर का भाग है। यहाँ से ऊपर अधिचर्म रहती है और ये अधिचर्म का अंदर का भाग है और ये हमारी चर्म का भाग है। ये चर्म का आंतरिक भाग और ये चर्म का बाह्य भाग। तो इस चर्म के बाह्य भाग में रोम पुटक होता है और अधिचर्म के भीतरी भाग में। तो रोम पुटक जो है उसकी स्थिति जो है वो दोनों स्तरों के मध्य होती है, अधिचर्म का आंतरिक भाग और चर्म का बाह्य भाग। उसके बाद आता है रोम पेपिला या हेयर पेपिला। रोम पुटक के पेंदे के ऊपर एक गड्ढे जैसा छिछला संरचना होती है, यानी कि ये छिछले गड्ढे जैसी संरचना है। इसमें रुधिर वाहिकाएं होती हैं और ये एक घना गुच्छा बना लेती है। इस गुच्छे को हम कहते हैं रोम पेपिला। इस भाग के अंदर बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं आ जाती हैं और वो एक गुच्छे जैसी संरचना बना लेती हैं, जिसको कि हम रोम पेपिला कहते हैं। उसके बाद का भाग है हेयर शाफ्ट या रोम कांड। तो चर्म से बाहर की सतह पर निकला हुआ रोम का ठोस भाग जो है वो रोम कांड कहलाता है। जो हमारे बाल काले या भूरे रंग के दिखाई देते हैं, आप अपने हाथ के ऊपर देख सकते हैं। ये जो तंतुमय भाग जो बाहर निकला हुआ है अधिचर्म से और चर्म से, वो कहलाता है रोम कांड, यानी कि रोम का मुख्य भाग। ये निर्जीव होता है क्योंकि इसके अंदर केराटिनाइजेशन या केराटिनीकरण की क्रिया हो जाती है, श्रृंगी भवन हो जाता है। इस कारण से ये भाग निर्जीव हो जाता है। और एक भाग, ये जो रोम है, जहाँ से ये रोम शुरू होता है उस भाग को हम रोम की जड़ कहते हैं। रोम पुटक के जो तल की कोशिकाएं हैं, इस पुटक की जो तल की कोशिकाएं हैं वो निरंतर विभाजित होती रहती हैं और रोम की जड़ बना देती हैं, बाल की जड़ बन जाती है, जिसे हम रोम की जड़ या हेयर रूट्स कहते हैं। रोम कांड का जो भाग है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। हमारी त्वचा पर जो बाल होते हैं उनको हम बालों के काले रंग के जो धागे नुमा संरचना है उसको हम रोम कांड कहते हैं, हेयर शाफ्ट। और ये भाग निर्जीव होता है और इसे 3 भागों में बांट सकते हैं हम। जैसे रोम, मान लीजिए ये रोम कांड है, इसको यदि हम यहाँ से काटें तो ये गोलाकार दिखाई देगा।
बाहर का भाग जो है सूक्ष्मदर्शी में देखने पर ही गोलाकार दिखाई देगा, बहुत सूक्ष्म होता है। बाहर के भाग को हम कहते हैं क्यूटिकल। उसके अंदर का जो भाग है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और बिल्कुल मध्य में जो भाग होता है उसको हम कहते हैं मेड्यूला। इसको यहाँ से काट कर और अगर ऐसे पकड़ के देखें तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, ऊपर की ओर से ये हमें कैसा दिखाई देगा, ये इस गोले की जैसे दिखाई देगा, पाइप जैसा, पतली पाइप जैसा। इसके बाहर की जो लेयर है उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। मध्य में जो स्तर है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स या वल्कुट, और बिल्कुल सेंटर का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं मेड्यूला या मध्यांश। तो जिस तरीके से हमने अपने पादप के तने की संरचना देखते हैं वो उसको हम लंबवत काट सकते हैं, या फिर हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं। जैसे हम उसका अनुप्रस्थ काटें इस बाल का तो हमें ये 3 संरचनाएं दिखाई देंगी, उपत्वचा, वल्कुट और मध्यांश। तो इस रोम का जो अगला भाग होता है उसको हम कहते हैं इरेक्टर पिलाइस। ये आरेखित तंतुओं युक्त पेशियाँ होती हैं जो कि बाल की पुटिका के अंदर चर्म में लगी रहती हैं। ये हेयर फॉलिकल से निकल करके चर्म में लगी रहती हैं और बालों की गति का संचालन करती हैं। जब भी हमें ठंड या बहुत डर का एहसास होता है उस समय पर जब हम कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो गए हैं, हमारे बालों का एकदम से खड़ा हो जाना इरेक्टर पिलाई पेशियाँ या इरेक्टर पिलाई मसल्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं। जब भी बहुत ज़्यादा ठंड या फिर कुछ झंझनाहट जैसी स्थिति जब हमारे शरीर में पैदा होती है उस समय पर हमारे रोम का एकदम से खड़ा हो जाना या रोंगटे खड़े हो जाने की जो स्थिति है वो इरेक्टर पिलाई पेशियों के द्वारा नियंत्रित होती है। ये पेशियाँ हमारे बालों की जड़ों में पुटिका से निकल करके हमारी चर्म में लगी रहती हैं और हमारे बालों की गति का संचालन करती हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है त्वचा के व्युत्पन्न और त्वचा की डर्मिस लेयर यानी कि चर्म स्तर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम त्वचा के अन्य व्युत्पन्न अन्य अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहीं भी समस्या आती है तो हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करने के लिए आपके साथ हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।